हाय एवरीवन, ये लेक्चर 19 है सोल्यूशन चैप्टर का एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो अब ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या है? अभी तक हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, RLVP पढ़ा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, फिर उसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा, फिर उसके बाद पाई के बारे RLVP P इक्वल टू काई भी होता है, डेल्टा डी भी इक्वल टू KBM होता है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू KFM होता है और पाई इक्वल टू CRT होता है। ये इक्वेशंस पढ़ी हमने, ठीक है। आपने हर एक केस में मोलर मास निकाला और आपने देखा कि जो मोलर मास हम सल्यूट का निकालते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के। क्लियर? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और आपको ये भी पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। ठीक है, ये क्लियर हो गए 2 पॉइंट। अब नेक्स्ट आ जाता है, अगर हम NaCl लें, ये डिसोशिएट करता है। अगर हम 1 मोल NaCl लेंगे तो जब हम NaCl को पानी में डालेंगे ये 2 मोल आयंस बन जाएंगे, 2 मोल पार्टिकल्स बन जाएंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। आपने पढ़ा था ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं अमाउंट ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पे, मतलब नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पे, नेचर पे नहीं। चाहे Na पॉजिटिव है, चाहे Cl नेगेटिव है, चाहे NaCl है, उसको कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा है। तो जब आप NaCl को पानी में डिज़ोल्व करोगे तो 2 पार्ट्स में टूट जाएगा, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? डबल। तो आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? डबल। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी? डबल। और मोलर मास कितना हो जाएगा? मोलर मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मोलर मास हाफ हो जाएगा। जितना मोलर मास आना चाहिए, तो इस तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वहीं पे एप्लीकेबल है जहाँ पे डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होती है। तो अगर कोई ऐसा सल्यूट ले लिया आपने जो डिसोशिएट हो गया, अगर वो डिसोशिएट हो गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई तो मोलर मास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मतलब उसका जो मोलर मास होगा वो एक्चुअल नहीं आएगा, वो गलत आएगा। उसी को कहते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। जैसे NaCl को वाटर में डालो तो ये 2 पार्ट्स में टूट जाता है, 2 पार्ट्स में टूट जाता है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो जाते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो गई तो मोलर मास क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। मतलब NaCl का ऐसे कितना मास आता है? Na का 23 और Cl का 35.5, तो बनता है 58.5। लेकिन अब जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ तो ये डिसोशिएट हो गया होता है, डिवाइड करना पड़ता है 2 से, तो डिवाइड करो तो बन जाता है 29.25, ये आता है इसका। इसी तरह से अगर हम एसिटिक एसिड लें, कोई भी एसिटिक एसिड लें, CH3 एसिड ले लें, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड, COOH, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं CH3 एसिटिक एसिड। ये दूसरा मॉलिक्यूल बनाता हूँ, HOCOCH3, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल आ गए एसिटिक एसिड के। एसिटिक एसिड का ऐसे मास, मोलर मास होता है 60। लेकिन जब इसको हम बेंजीन में, अगर पानी में डालेंगे ये टूट जाता है एसीटेट आयन और H पॉजिटिव में, लेकिन अगर इसको हम बेंजीन में डालें, ऑर्गेनिक में डालें, तो ये टूटता नहीं है। ये O और H के बीच में कौन सी बॉन्डिंग बन जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मतलब 2 पार्टिकल का 1 पार्टिकल बन जाता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए? हाफ हो गए। अगर हमने 10 लिए होंगे तो ये 5 हो जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। मोलर मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मोलर मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहाँ पे पार्टिकल्स हाफ हो जाएंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हाफ हो जाएगी और मोलर मास डबल आ जाएगा। मोलर मास आता है 120 mu। तो इस मास को कहते हैं, ये एक्चुअल मास नहीं निकलता है, ये कौन सा मास निकलता है? एबनॉर्मल। अगर कोई भी डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होगी तो नंबर ऑफ पार्टिकल, जैसे ग्लूकोज को पानी में डालोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पहले भी सेम होंगे, बाद में भी सेम होंगे, ना टूटता है ना एसोसिएट करता है। नंबर ऑफ पार्टिकल सेम रहे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम, तो मास भी जो एक्चुअल होगा वो आएगा।
तो अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है आपको पता है, वी नो दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। नाउ इन केस ऑफ सल्यूट विच अंडरगो ईदर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, जो सल्यूट जिनमें डिसोसिएशन या एसोसिएशन होती है उनमें नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अगर डिसोसिएशन हो जाएगी तो बढ़ जाएंगे, एसोसिएशन होगी तो कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स चेंज हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हुई तो मोलर मास भी चेंज होगा एंड कॉन्सिक्वेंटली देयर मोलर मास ऑब्टेन बाय यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिफरेंट फ्रॉम देयर एक्चुअल मोलर मास। दिस इज नोन एज, hence they are said to possess abnormal. Thus abnormal molar mass क्या हो गया, is the molar mass of solute obtained by using colligative properties which undergo dissociation or association. Example के लिए लेते हैं in case of dissociation. In this case dissociation में number of particles क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। number of particles बढ़ गए तो colligative property बढ़ जाएगी, colligative property बढ़ गई तो molar mass कम हो जाएगा। In this case the number of moles of solute particles increases, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी तो मोलर मास कम हो जाएगा। एबनॉर्मल मोलर मास इज लेस देन दियर एग्जांपल NaCl हैज़ एबनॉर्मल मोलर मास, आधा हो जाएगा। क्यों, NaCl में नंबर ऑफ पार्टिकल, जब NaCl को पानी में डालेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल डबल हो जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल डबल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल, मोलर मास हाफ। तो NaCl का एबनॉर्मल मोलर मास आता है 29.25 AMU। इन केस ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन होगी तो क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे तो अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कम आएंगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम तो मोलर मास ज़्यादा आ जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली एबनॉर्मल मोलर मास इज हायर देन देयर एक्चुअल मोलर मास। एसिटिक एसिड हैज़ एबनॉर्मल मोलर मास 120 AMU बट इट्स एक्चुअल मास इज 60, क्योंकि ये डाइमर बनाता है, डाइमर 2 का 1 बन जाता है। तो ये था आपका एबनॉर्मल मोलर मास का टॉपिक। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। दोबारा से रिपीट करते हैं कि जो आपने पढ़ा है कि मोलर मास जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के एंड में मैंने ये करवाया आपको, ठीक है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर डिसोसिएशन होगी नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई तो मोलर मास कम हो जाएगा, मतलब जो एक्चुअल होगा वो नहीं आएगा, कम आएगा। जैसे NaCl में, NaCl को पानी में डालोगे, पहले NaCl 1 था, जब पानी में डाला एक Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव 2 बन गए, नंबर ऑफ पार्टिकल डबल हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो गई, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल तो मोलर मास हाफ हो गया। अब हम लेते हैं एसोसिएशन, एसोसिएशन इकट्ठे हो गए, 2 का 1 बन गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो गई, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम तो मोलर मास बढ़ गया, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए एसिटिक एसिड को अगर हम बेंजीन में डालें तो वो डाइमर बन जाता है, मतलब 2 का 1 बन जाता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हाफ हो गए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हाफ हो गई, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हाफ तो मोलर मास डबल हो गया। लेकिन ये एक्चुअल मोलर मास नहीं होता, ये एबनॉर्मल मोलर मास होता है। नेक्स्ट ये टेस्ट आपने करना है और जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। और आपने खुद भी ट्राई करनी है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 290, मतलब आपको P0 A दिया है 17.535 mm। Calculate the vapor pressure of water at 293 Kelvin when 25 ग्राम of glucose is dissolved in 450 ग्राम। ग्लूकोज को डिज़ोल्व कर लिया वाटर में, ठीक है, तो कितना बन जाएगा, PA इक्वल टू आ जाएगा P0 A का ये, P0 A का ये के बराबर आ जाएगा, ठीक है। P0 A पता है, का ये कैसे निकालोगे, का ये होगा Na, मतलब Na A यहाँ पे कौन है, वाटर, अपॉन Na प्लस NB, दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देना। तो यहाँ से आप ये क्वेश्चन निकाल सकते हो, PA इक्वल टू P0 A का ये। बेंजीन एंड नेप्थलीन फॉर्म आइडियल सोल्यूशन। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर दिया है P0 बेंजीन लिख दो, ये दिया है, नेप्थलीन का भी दिया है P0। Calculate the mole fraction of benzene in vapor phase if 80 ग्राम of benzene is mixed with 100 ग्राम of naphthalene। 80 ग्राम बेंजीन को मिक्स किया 100 ग्राम ऑफ नेफ्थलीन के साथ। मोल फ्रैक्शन ऑफ इन वेपर फेज y किसके बराबर होता है, जिसका निकालना हो y ऑफ C6H6 निकालना हो तो आपको P ऑफ C6H6 पता होना चाहिए,
डिवाइडेड बाय टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। पी नॉट ए पी नॉट बी दिया है, पी ए निकाल लो, पी बी निकाल लो, ठीक है, और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर हेनरीज लॉ एंड राउट्स लॉ। हेनरीज लॉ में पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। राउट्स लॉ में भी वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, लेकिन यहाँ पे कंपेयर है कि दोनों, पहला पॉइंट सिमिलरिटी आ जाती है कि हेनरीज लॉ और राउट्स लॉ में पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट अलग अलग होता है। यहाँ पे हेनरीज कांस्टेंट होता है और यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट होता है। एक दूसरा, पहला आ गया कि दोनों, सेकंड की कांस्टेंट अलग अलग होते हैं। थर्ड इनमें आ जाता है कंपेयर करने, कंपेयर का मतलब है दोनों लिखनी है आपने, सिमिलरिटीज़ भी और डिसिमिलरिटीज़ भी। थर्ड आ जाता है कि ये वेपर प्रेशर ऑफ गैस होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस, और ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड होता है। वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट लिक्विड सोल्यूशन में होता है, ये डिफरेंस आ जाता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि राउट्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ में कांस्टेंट डिफरेंट आ जाता है। राउट्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ राउट्स लॉ? तो आपने देखा राउट्स लॉ को यूज़ करके ही हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सारी निकाली। तो राउट्स लॉ की क्या लिमिटेशंस है? पहली लिमिटेशन है दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू डाइल्यूट सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन। दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू दो सॉल्यूशन विच नीदर गो डिसोसिएशन नॉट एसोसिएशन। अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन होगी तो सब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू लिक्विड्स एक्स एंड वाई ऑन मिक्सिंग फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट 30 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 मोल्स ऑफ एक्स, मतलब पी सॉल्यूशन दिया है S1 पहले 30 डिग्री सेल्सियस पे, कितना 550। तो पहले का रख लेते हैं हम, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी इक्वल टू 550 है। काई ए काई बी निकल जाएगा क्योंकि मोल्स दिए हैं दोनों के, तो इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट है बट व्हेन 4 मोल्स ऑफ एक्स एंड 1 मोल ऑफ वाई आर मिक्स द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, सेकेंड कंडीशन दी है PFS2 दिया 560 इक्वल टू पी नॉट ए काई ए निकल जाएगा 4 और 5 इधर से। तो दोनों को कंपेयर करके आपने पी नॉट ए और पी नॉट बी की वैल्यू निकालनी है। जैसे आप मैथ में करते हो ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो वैल्यूज, क्वाड्रेटिक नहीं लीनियर इक्वेशंस होंगी दो, पी नॉट ए काई ए की वैल्यू होगी, पहली वाली भी पी नॉट ए पी नॉट बी में होगी, दूसरे वाली भी, फिर उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके पी नॉट ए की वैल्यू निकालना, फिर सेकंड में पुट कर देना। इस तरह से ये क्वेश्चन आ जाएगा। थैंक्स अलॉट, जय हिंद। अभी हमारा 1-2 टॉपिक बचा है इस चैप्टर का।